हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अपन चालू करने जा रहे हैं टेंसर के क्वेश्चंस। टेंसर के पीवाईक्यू जो अपने फर्स्ट ग्रेड में आए हुए थे स्कूल लेक्चरर एग्जाम में, वो तो अपन पहले कर चुके हैं। वो काफ़ी कम क्वेश्चंस थे क्योंकि पहले ये पैटर्न रहा था कि हर साल 10 क्वेश्चन ही आते थे पीजी से। जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें इस पैटर्न को चेंज किया था, तो उसके कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे, वो हमने देख लिए थे। तो टोटल मिला के फर्स्ट ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अपन इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, एक वीडियो उसका बना लिया था। आज अपन देखने जा रहे हैं टेंसर के जो क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम यानी कॉलेज लेक्चरर में जो आए हुए हैं उनको। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो, देखते हैं इसको। देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें ये दिया हुआ है अपने को, आई और जे क्या दे रखे हैं, इनवेरिएंट्स दे रखे हैं। तो इन चार स्टेटमेंट में से पूछा है कि कौन सा ट्रू होगा। अब देखो ये सब पूछे हुए हैं, इनमें से देखो अपने को टेंसर के अंदर कुछ क्वेश्चंस तो अपने पास ऐसे हो जाएंगे जिनको अपन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। उनकी इंडिसेज को देखते हुए अपन उनको सोल्व कर सकते हैं, उनको करेक्ट आंसर जो है उसको अपन बता सकते हैं। देखो इसके लिए क्या करें, डाइवर्जेंस ऑफ जे आई कोमा आई दे रखा है, ठीक है। जे डेल टू आई प्लस जी फोर आई कोमा आई और जे कोमा जे। वैसे तो ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक था, क्यों? क्योंकि इसमें जी फोर दिया हुआ है, यहाँ पे जी फोर ना के क्या आएगा, जी आई जे आना चाहिए। इनवेरिएंट्स हैं ये सारे के सारे। देखो जैसे इसमें जे डेल टू आई आया है, कहीं इंडिसेस का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे आई कोमा आई एंड जे कोमा जे आ रहा है, तो ये चेंज होके यहाँ पे ऊपर भी कॉन्ट्रा वेरिएंट में भी क्या आनी थी, आई कोमा जे आनी थी। ये जी फोर जो दिया हुआ है इसकी जगह क्या आना था, जी आई जे आना था। आई कोमा आई और जे कोमा जे अपने पास पहले से अवेलेबल है। अब देखो जैसे इस ऑप्शन को देखें, इसमें भी क्या है, जी फोर दे रखा है, इसकी जगह भी क्या आना चाहिए था, जी आई जे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जी आई जे आता है तो यहाँ पे आई नीचे इंडिसेज है ही नहीं, तो उसकी वजह से ये डिलीट हो जाता है। यहाँ पे देखो जे नहीं दिया हुआ है लेकिन आगे जे आ रहा है काम में, तो ये वैसे क्रॉस हो जाना था। तो ऐसे ऑप्शन कुछ हैं जो अपने पास क्या हो जाते हैं, सीधे सीधे गलत हो जाते थे। इसमें अपना ऑप्शन था जो पहले वाला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, वही सही होना था। डाइवर्जेंस ऑफ जे कोमा आई कोमा आई, ये है। इसका मान किसके बराबर आएगा, देखो इसका आएगा जे डेल टू आई प्लस जी आई जे आना था, आई कोमा आई और जे कोमा जे, ये आना था। यानी फर्स्ट ऑप्शन में जी फोर की जगह क्या आना था, जी आई जे आता, तब ये ऑप्शन अपने पास क्या हो जाता, सही हो जाता। केवल डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो लगाएंगे इसको और उसको आगे सोल्व करते जाएंगे। ये क्वेश्चंस तो देखो, ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये डायरेक्ट याद रखें, डाइवर्जेंस ऑफ जे आई कोमा आई, यहाँ पे ये जे और आई दोनों क्या हैं, इनवेरिएंट्स हैं, इनवेरिएंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इनवेरिएंट्स यानी जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, निश्चर बोलते हैं। अपने पास पीजी पोर्शन है वो इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेंसर में कुछ ऐसे नाम आते हैं जो अपने हिंदी में काफ़ी अजीब लगते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है अपने को, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर टेंसर्स। अब देखो इसमें जी आई जे कोमा जे दे रखा है, यानी कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर रहा है किसका, जी आई जे का। दूसरे में क्या है, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन है डेल्टा आई जे, उसका क्या कर रहा है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर रहा है, कोमा के लिखा हुआ है। कर्ल ऑफ ए आई इक्वल टू ए आई जे, ए आई कोमा जे और ए जे कोमा आई। डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इसने लिखा है, ए आई कोमा जे जी आई जे, ये लिखा हुआ है। देखो इसको देखते आप सही कर सकते थे कि ये इसमें इनकरेक्ट होगा, क्यों, आई इंडिसेज जो है वो आई देखो यहाँ इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। कोई भी इंडिसेज जो अपने को, कोई भी इंडिसेज जो दी हुई रहती है अपने को, वो रिपीट नहीं होती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रा वेरिएंट में लिखी हुई हो चाहे कोवेरिएंट इंडिसेज के रूप में लिखी हुई हो, यानी कि ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में हो या सब स्क्रिप्ट में हो, कि कहीं भी वो रिपीट नहीं होगी। रिपीट होगी तो वो अपोजिट में होगी, एक कॉन्ट्रा वेरिएंट में दी हुई है तो एक इसमें रहेगी, कोवेरिएंट में रहेगी। तो इसको अपन वैसे भी देखते ही क्या कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। उसके अलावा देखो ये जो हैं दोनों, इनके लिए अपने पास एक थ्योरम आती है, आर आई डबल सी आई रिकीज
थ्योरम, रिक्कीज थ्योरम। अब देखो रिक्कीज थ्योरम बोलती क्या है? रिक्कीज थ्योरम कहती है कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ फंडामेंटल टेंसर्स जी आई जे हो या जी आई जे हो एंड क्रोनिक डेल्टा फंक्शन डेल्टा आई जे इज 0। ठीक है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ फंडामेंटल टेंसर्स जी आई जे या जी आई जे या डेल्टा आई जे, इसमें दोनों क्या है? कोवेरिएंट के रूप में है। इसमें दोनों इंडिसेज किस रूप में है? कॉन्ट्रावेरिएंट के रूप में है। ऊपर जो आते हैं उनको कॉन्ट्रावेरिएंट बोलते हैं, तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेज के रूप में है, ये कोवेरिएंट के रूप में, और ये होता है क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन डेल्टा आई जे। देखो इसी को दूसरे तरीके से अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं, और फंडामेंटल टेंसर्स आर covariantly constant, यानी कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन उनका करेंगे तो उसका क्या आएगा अपने पास? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करने पर उसका मान क्या आएगा? 0। तो इन दोनों के लिए तो अपने पास ये थ्योरम काम में आ जाती है, रिक्कीज थ्योरम। रिक्कीज थ्योरम डायरेक्ट याद रखें, स्टेटमेंट है इसका, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ फंडामेंटल टेंसर्स जी आई जे या डेल्टा आई जे इज 0। या फिर इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, फंडामेंटल टेंसर्स आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट। ठीक है, ये कर्ल ऑफ ए आई की डेफिनेशन है, सीधी सीधी डेफिनेशन दी हुई है, देखो कर्ल ऑफ ए आई की। कर्ल ऑफ ए आई किसके बराबर होता है? ए आई कोमा जे माइनस, अब दोनों को उल्टा कर देंगे, इंडिसेज को, ए जे कोमा आई। ये कर्ल की डेफिनेशन होती है। कर्ल ऑफ ए आई किसके बराबर होता है? कर्ल ऑफ ए आई कोमा जे माइनस ए जे कोमा आई। तो ये कर्ल की क्या दे रखी थी? डेफिनेशन दे रखी थी। अपने पास कौन सा ऑप्शन बचता है? फोर्थ, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई। ये गलत होगा। इसमें देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जब ऊपर दिया हुआ रहता है, कॉन्ट्रावेरिएंट के रूप में रहता है, तो उसमें हमें जी आई जे का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोवेरिएंट के रूप में दिया हुआ रहता है तो अपन उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पहले कॉन्ट्रावेरिएंट में करते हैं, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालने की कोशिश करते हैं वहां पे, फिर उसके बाद कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें वैसे भी मैंने बता दिया, इसमें ये आई और आई सेम दे रखी थी, इस वजह से अपन इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल भी कर सकते थे। सीधा सीधा अपने पास क्या हो जाता है? इसका आंसर मिल जाता। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपने पास दिया हुआ एक मैट्रिक दे रखी है, डी एस स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई जेड डी टी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल 414 पूछा हुआ है। देखो मैट्रिक क्या दे रखी है अपने को? मैट्रिक दे रखी है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई जेड डी टी स्क्वायर, ये दे रखी है। देखो इसमें फिर अपने को G11 इसकी वैल्यू कितनी मिली? 1। G22 इसकी वैल्यू भी कितनी है? 1। G33 इसकी वैल्यू भी कितनी है? 1। G44 इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस साइन एक्स वाई और जेड। अब देखो ये G11 ये लिखे कैसे? जो एक्स डी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या होगा? G11। जो डी वाई स्क्वायर का गुणांक है वो क्या होगा? G22। जो डी जेड स्क्वायर का गुणांक आएगा वो क्या होगा? G33। जो डी टी स्क्वायर का गुणांक है वो क्या आ जाएगा? G44। उसके अलावा जी आई जे इक्वल टू, जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे है। क्या ऐसी कोई टर्म इसमें दे रखी है? नहीं दे रखी। तो बाकी सबके मान कितने हो जाएंगे? 0। ये हो गए। ठीक है, अब अपने को क्रिस्टोफल सिंबल जो है वो पूछा है, कौन सा? 414, ये क्रिस्टोफल सिंबल अपने को पूछा है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 1/2 लिखते हैं डेल्टा जी। अब देखो यहाँ पे जो दो इंडिसेज आएंगी जी के साथ नीचे, वो कौन सी आएगी? एक तो इन दोनों में से लेंगे और एक ही ये वाली, जैसे 4 अपॉन डेल्टा एक्स बच गई वो नीचे आ जाएगी, डेल्टा x1 प्लस, फिर जो बच गई इन दोनों में से वो लेंगे तो क्या बच गई? डेल्टा G1 बच गई।
ये दूसरी जो 4 है कोमा के बाद वाली वो आ जाएगी साथ में, अपॉन डेल एक्स। अब इन दोनों में से जो बची हुई है कौन सी, 4 बची हुई है, माइनस, देखो दोनों प्लस में आएंगे, माइनस लगाने के बाद क्या करेंगे, डेल्टा जी, और अब जी के साथ कौन से आएंगे, ये दोनों जो एक साथ हैं वो लिखी जाएंगी, 4 1 अपॉन डेल्टा एक्स 4। अब देखो जी के लिए एक चीज और अपन जानते हैं क्या होता है, डेल जी आई जे इक्वल टू क्या होता है, जी जे आई भी होता है, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ 1 4 लिखें या 4 1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये चेंजमेंट इसमें करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, जी 4 1 के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और वैसे भी देखें तो ये जी आई जे यानी जिसमें दोनों इंडिसेस सेम नहीं है वो वैसे भी क्या हो रहे हैं, जीरो, तो उनका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। बस अपने पास क्या, केवल 1/2 डेल्टा जी 4 4 अपॉन डेल्टा x1 इक्वल टू 1/2 डेल्टा, नीचे देखो डेल्टा x1 की जगह क्या आ रहा है, x आ रहा है। x1 कौन सा है, पहला कोऑर्डिनेट, पहला जो अपने को दे रखे हैं x y z और t, जो अपने को वेरिएबल्स दे रखे हैं उनमें पहला कौन सा है, x1 की जगह क्या आ गया, x, तो डेल्टा बाई डेल्टा x। अब g44 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स वाई जेड, ये अपने पास क्या है, इसकी वैल्यू है। अक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, अक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, अक्स के सापेक्ष साइन का अवकलन करें तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, तो 1/2 ऐसा का ऐसा, साइन का अवकलन क्या आ जाएगा, कोस एक्स वाई जेड, माइनस जो बाहर दे रखा है वो माइनस लगा दिया, बराबर में है, देखो माइनस लगा हुआ है, 1/2 साइन एक्स वाई जेड का क्या हो गया, कोस एक्स वाई जेड। अब अंदर वाले का करें एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा, वाई और जेड अपने पास बच जाएगा, तो क्या गया 1/2, वो भी माइनस में, वाई जेड कोस एक्स वाई जेड। अब देखो ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है वाई जेड बाई 2 कोस एक्स वाई जेड, लेकिन इसके साथ माइनस नहीं लगाया, इस वजह से इस क्वेश्चन को बाद में क्या कर दिया गया, डिलीट, इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया, इस पे ऑब्जेक्शन लगे तो इसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, केवल एक माइनस की मिस्टेक के कारण। अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ होता तो ये डिलीट नहीं होता। आगे दिया हुआ है अगर जी, ये दे रखा है जी क्या, सारणिक ऑफ जी आई जे, तो आई आई जे इज इक्वल टू, देखो ये सीधा याद रखने लायक है, ये जो जिसमें दो इंडिसेस सेम आ जाती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ये होते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल, सेकंड टाइप क्रिस्टोफल सिंबल्स, सेकंड टाइप क्रिस्टोफल सिंबल्स, ये किसके बराबर आता है, 1/2 जी डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स जे, अंदर क्या आ जाएगा जी, ये इसका मान होता है। यही चीज एक और के बराबर भी आ सकती है, इसको क्या लिख दें, इसको लिख दें डेल अपॉन डेल एक्स जे, सीधा क्या किसके बराबर लिख दें, अंदर क्या लिख दें, log रूट जी, इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख दे, या फिर log रूट जी की जगह log लिखोगे तो क्या होगा, 1/2 बाहर पड़ा रहेगा, log जी की जगह ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स जे log जी लिख देंगे, log जी का करेंगे तो 1/g आ जाएगा, तो 1/2g हो जाएगा, डेल जी अपॉन डेल एक्स जे फिर से बच जाएगा। इसका करें तो log का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√g आ जाएगा, फिर रूट जी का करेंगे तो रूट जी का क्या होगा, पावर 1/2 माने तो 1/2 जी की पावर -1/2 रहेगा, डेल जी अपॉन डेल एक्स जे रहेगा। अब देखो जी की पावर -1/2 है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट जी कितना हो जाएगा जी, तो ये तीनों क्या आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना, ये तीन इसके क्या होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। तो अपने पास कौन सा आ जाएगा, 1/2g डेल जी अपॉन डेल एक्स जे, ये क्या होगा, इसका मान होगा। बढ़ते आगे, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम V3 विच वन इज करेक्ट। देखो ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि जो जी आई आई इंटू जी आई आई किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, ठीक है।
दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। इसके अलावा जी आई जे इक्वल टू क्या होते हैं, 0, जिसमें आई नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जे। आई नॉट इक्वल टू जे है वो क्या होंगे, जी आई जे सारे 0 होंगे। और जी आई आई कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो देखो यहां से कौन सा आ जाएगा, एक को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, G11 इक्वल टू 1 अपॉन G11, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, जी आई आई क्या होता है, 1 अपॉन जी आई आई। तो आई की जगह 1 रखा तो G11 अपॉन 1 अपॉन G11, ठीक है। तो अपने पास सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होना था, 1 के बराबर होना था, तो ये वैसे कैंसिल। तीनों का योग कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तीनों का योग अगर 0 के बराबर हो जाएगा, बाकी सब तो इसमें पहले से 0 है, इन तीनों का योग 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोई ये जरूरी नहीं है कि तीनों का योग क्या हो, 0 के बराबर हो। ये कभी भी जरूरी नहीं है कि G11 G22 और G33 तीनों का योग 0 के बराबर हो। ये तो किसी स्पेशल केस में हो सकता है, हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। देखो माइनस साइन इसमें दे दिया, इसमें ये माइनस नहीं आएगा, इस वजह से ये कैंसिल हो रहा है। तो अपने पास ऑप्शन बचता है क्या, केवल सेकंड। आगे देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, ए आई जे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, और बी आई जे क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है। तो ए आई जे बी आई जे क्या होगा, देखो ए आई जे क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक, ए आई जे दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक, और बी आई जे क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, इसकी इंडिसेज को चेंज कर देंगे, आई और जे को इंटरचेंज करें जी आई, तो क्या लग जाएगा माइनस। वहीं बी आई जे क्या है, सममित सिमेट्रिक, तो इसकी इंडिसेज को चेंज कर दोगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी, ठीक है, इतना याद रखें। अब आगे देखते हैं, किसका मान पूछा हुआ है अपने पास, ए आई जे बी आई जे, इसका मान पूछा है। ए आई जे को मैं लिख देता हूं ए जे आई, जैसे ए जे आई लिखा क्या आ गया, माइनस बी आई जे पड़ा है, माइनस ए जे आई है। बी आई जे को मैं क्या कर दूं, बी जे आई लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बी जे आई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, ये सिमेट्रिक है। इसके बाद देखो मैं आई और जे को क्या कर देता हूं, आई और जे को इंटरचेंज कर देता हूं। टेंसर में इंडिसेज को आपस में इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केवल क्या है, सिंबल्स हैं, इनको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके मान फिक्स होते हैं। जैसे अगर V3 में हो तो 1 2 3 हो जाते हैं, V4 में हो तो 1 2 3 4 तक हो जाते हैं, तो उनसे इन पे कोई चेंज नहीं पड़ता। तो माइनस ए आई जे बी आई जे ये आ गया, ये इसमें अपन ने क्या किया, चेंजमेंट लगाया। इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो इस तरफ ये पहले से ये चल रहा है बराबर में, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम ए आई जे बी आई जे इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर 2 टाइम है तो 1 टाइम में 2 को उधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, ए आई जे इंटू बी आई जे इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये आ गया 0। तो इसका मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4 0 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो था वो लगाना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वही मैट्रिक दे रखी है, तो देखो इसको देख के क्या बता सकते हैं, इसमें देखो एक्स वाई जेड नहीं दिए, डी x1 x2 और x3 दे रखे हैं। टेंसर के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं x1 ना कि स्क्वायर। इसके ऊपर जो लगाया हुआ है वो क्या है, इसका स्क्वायर है। तो यहां से देखो G11 का मान कितना आ रहा है, 5, G22 का मान कितना आ रहा है, 3, G33 का मान कितना आ रहा है, 4। dx1 स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5, तो G11 का मान हो गया 5। dx2 स्क्वायर का मान कितना, गुणांक कितना है, 3, तो G22 का मान कितना हो गया, 3। dx3 का स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, तो कितना हो गया, G33 4। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट G33 देखो कॉन्ट्रा वेरिएंट में ले गए इसको, G33 कॉन्ट्रा वेरिएंट में ले गए। अब देखो ये ऑर्थोगोनल सिस्टम हो गया ना, बाकी जी आई जे तो क्या है, सारे के सारे 0 है, जी आई जे इक्वल टू 0 है, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, है ना। तो ये ऑर्थोगोनल सिस्टम हो गया, तो G33 किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन जी कोवेरिएंट G33 के। इसका मान अपने पास पहले से ही है 4, तो कितना आ जाएगा, 1/4। ऑप्शन नंबर 3 अपने पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो डेफिनेशन यही होती है, जी आई जे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कोफैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी आई जे।
अपॉन में क्या जाता है सारणिक जी आई जे, जिसको किसके बराबर भी लिख देते हैं, जी के बराबर भी लिख दिया जाता है। यानी कि जी आई जे की मैट्रिक्स बनाएंगे ना, मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आता है G11 G12 G13 आ गया, G21 आ गया, G22 आ गया, G23 आ गया, G31 आ गया, G32 आ गया और G33 आ गया। ये तो अपने पास ऑर्थोगोनल दिया हुआ है, जी आई जे इक्वल टू जीरो हो रहे हैं, नॉट इक्वल टू जे के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे G33 पूछा था, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर क्या हो जाएगा G11 इंटू G22 माइनस G21 इंटू G12, अपॉन में इसका सारणिक का भाग देंगे, इसका पूरी का सारणिक निकालेंगे और उसका भाग देंगे। तो सूत्र ये होता है जी आई जे निकालने का। लेकिन ऑर्थोगोनल के लिए देखें तो ऑर्थोगोनल में क्या हो जाता है, ये सारे तो जीरो हो जाते हैं, आई नॉट इक्वल टू जी के लिए केवल डायगोनल वाले बचते हैं। तो सारणिक का मान सीधा सीधा क्या जाता है G11 इंटू G22 इंटू G33। G33 का कोफैक्टर देखेंगे तो क्या जाएगा G11 इंटू G22। तो ऊपर तो क्या आ गया G11 इंटू G22, नीचे सारणी आ रही है, सारणी किसके बराबर है G11 इंटू G22 इंटू G33। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे सारे, G33 1 अपॉन G33 बचा, तो ये सीधा ऑर्थोगोनल में अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। याद कर लिया आपने, डायरेक्ट इसका सूत्र बना लिया कि जब ऑर्थोगोनल हो तो G कॉन्ट्रावेरिएंट 33 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन G कोवेरिएंट G33। ठीक है, तो ये सीधा सीधा याद रखने के लिए, बाकी सूत्र अपने पास ये पड़ा हुआ। आगे चलते हैं। Aij is tensor and Bi and Ci are vectors, then the invariant। इनवेरिएंट पूछा हुआ है। इनवेरिएंट वो होगा जिसमें क्या होती है इंडिसेज, ऊपर जो इंडिसेज है वही की वही अपने पास क्या मिल जाए, नीचे मिल जाए, यानी कि कोई भी अलग इंडिसेज नहीं मिले अपने को। तो इसमें देखें तो देखो Aij Bi Cj। अब देखो इसमें Aij तो क्या दे रखा है, कोवेरिएंट दे रखा है, लेकिन यहां पे क्या लिख दिया, कॉन्ट्रावेरिएंट लिख दिया। ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्ट्रावेरिएंट के बारे में अपने पास कोई जानकारी नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो गया गलत। दूसरे में सही लिखा है Aij Bi Cj, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड में देखें तो सारे नीचे दे दिए और नीचे भी क्या हो गया डबल हो गए, 2 बार आई आ गया 2 बार जी आ गया, ऐसा संभव नहीं है, तो ये भी क्या हो गया गलत। इसमें भी क्या किया Aij के ऊपर बार लगा दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया है, लेकिन बाकी सारे तो नीचे ही रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास गलत हो जाएगा। तो अपने पास कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। निश्चर बनाना है अपने को या फिर इनवेरिएंट बनाना है तो क्या होना चाहिए, जो इंडिसेज ऊपर कॉन्ट्रावेरिएंट में आ रही है वही इंडिसेज किस में आनी चाहिए, कोवेरिएंट में, सारी की सारी एज इट इज, तो उसको अपन एक निश्चर के तौर पे या इनवेरिएंट के तौर पे मान सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो Vn में एक विषम सममित प्रदिश जिसकी जाति 2 है, निम्न समतंत्र भाग रखता है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर दे रखा है जिसकी रैंक कितनी है 2, Vn के अंदर है, तो इसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे। यही क्वेश्चन देखो आरपीएससी 2014 में पूछ रखी है, यही 2023 में भी अपने पास पूछ लिया गया, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो इन n डायमेंशनल स्पेस Vn द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 इज इक्वल टू, वही ऑप्शन हैं लगभग। तो इसको कैसे करते हैं, देखो अपन ने टेंसर का फर्स्ट ग्रेड का एक वीडियो पढ़ रखा है, उसमें मैंने स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक के लिए दोनों के लिए डिटेल में बताया हुआ है, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। n देखो Vn के अंदर है तो प्रत्येक के n कंपोनेंट्स बनेंगे, रैंक कितनी है 2, तो किस टाइप के आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 2 ऐसे चलते कितने हैं n तक, तो Vn तक, ऐसे यहां तक क्या आएंगे n1 Vn2 और Vnn तक आएंगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। 2 है, रैंक कितनी है 2 है, तो n क्रॉस n 3 होती, तो n क्रॉस n n क्यूब एलिमेंट्स उसमें टोटल हो जाते। अब देखो ऐसे आ रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहां पे जो रहेगा उसका जस्ट यहां पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है, यानी V12 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस V21 हो जाएगा। यही अगर डायगोनल वालों में लगाओगे VII इक्वल टू माइनस VII, दोनों को एक तरफ ले आए 2VII इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ से VII इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी डायगोनल वाले जितने भी हैं वो सब किसके बराबर हो जाएंगे 0 के, V22 भी 0, Vnn भी किसके बराबर हो जाएगा 0, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। n रोज हैं तो इसमें अपने पास ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ऐसे ही ये Vn1 किसका नेगेटिव, V1n का नेगेटिव हो जाएगा, क्या होता है Vij इक्वल टू माइनस Vji होता है, इंडिसेज को चेंज करने पे क्या लग जाता है नेगेटिव, लेकिन ये इंडिपेंडेंट तो नहीं रहे, डिपेंडेंट हो गए, केवल नेगेटिव साइन से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे डायगोनल के नीचे वाले ऊपर वालों का जस्ट नेगेटिव होंगे, तो इंडिपेंडेंट कौन से बचे ऊपर ऊपर वाले,
टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स थे, यहाँ से यहाँ तक n थे, एक जीरो हो गया तो कितने बचे n-1। इससे नीचे वाले में कितने बचेंगे n-2, n-3, लेकिन यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने बचेंगे, ये सारे तो ऊपर वालों के नेगेटिव आए गए, ये जीरो हो चुका तो यहाँ पे कितना बचा 0। इन सबको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 0 + 1 + 2 प्लस कहाँ तक n-2 + n-1 तक। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है 1 + 2 + 3 + 4 + n किसके बराबर होता है n+1/2 के बराबर होता है। लेकिन यहां तो कहां तक ही है n-1 तक ही है, तो n की जगह n-1 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा n-1, n+1 करते हैं n-1 + 1 किया बाई 2, तो -1 + 1 कैंसिल, यहां से n बच गया n, ये n-1/2 कितने हो जाएंगे n-1/2, n-1/2। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और इसमें कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये अपने पास इसका आंसर हो जाएंगे। बाकी सिमेट्रिक के लिए कितने हो जाएंगे, सिमेट्रिक के लिए हो जाएंगे n+1/2। कैसे होंगे, इसी में देखो ये सब तो इसमें चल रहे हैं, अब जो सिमेट्रिक होगा उसमें इनका मान नॉन जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या फिर कुछ नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है। तो ये n और जुड़ जाएंगे, तो इसमें n और जोड़ देंगे प्लस n कर देंगे, तो क्या आएगा n² - n/2 प्लस n, लघुत्तम लेंगे क्या आ जाएगा n² - n प्लस 2n/2, क्या बचेगा n² + n/2, n कॉमन लिया n+1/2। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे संख्या चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 2 3 से लेके n तक, तो 1 से लेके n तक का लिख रखा है अपन ने n+1/2, तो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने इसके लिए क्या देखा, इसके लिए जो अपन ने देखा है ये वाला अपने पास n-1/2 रहेगा। इसके आगे सिमेट्रिक के लिए किया था अपन ने सारा, तो सिमेट्रिक के लिए कितना हो जाएगा n+1/2, ये किसके लिए आएगा फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक के लिए n-1/2। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, क्वेश्चन काफी सारे बचे हुए हैं, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।